नमस्कार। हम पिछले व्याख्यान में बात कर रहे थे नई काव्य धारा के तृतीय उत्थान की, और उसमें छायावाद की बात को हम अपनी चर्चा के केंद्र में रख रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छायावाद पर दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थ भूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तथा व्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुस्राव तथा सुप्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की और उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद, गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे। लक्षणा शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चली आ रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की भरमार की तो इतनी निंदा की गई, पर वहीं श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदलकर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर चलती रही। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या बिहिस्त के फरिश्तों की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका पराग, सौरभ, स्मितानंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत सी सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझने लगे। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष नहीं छोड़ा गया है। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया। नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया, यह अवश्य कहा जा सकता है। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य की शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। इसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उभरकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे। आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो भी शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती रहती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्यशाला में काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास गणानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम देख चुके हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद, सिंबोलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। हर्ष का विषय यह रहा कि कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर बढ़ने लगे। इसी के साथ ही काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन या नएपन की नुमाइश का शौक भी कम हो गया। अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम होता गया। रचनाएं सुव्यवस्थित होती गई, अर्थ गर्भित भी होती गई। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी की हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे आगामी व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।